सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जो सूरत हाल है उस हवाले से अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान एक बार फिर फितनतुल हिंदुस्तान के निशाने पर है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ज़िला सोराब में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिस हमले के नतीजे में एडिशनल कमिश्नर हिदायत बुलेदी शहीद भी हुए। अस्करी और जो हमारी सियासी क़यादत है वो फौरी तौर पर आज कोयटा पहुँची है। उन्होंने अहम वहाँ पर मीटिंग्स की हैं, अहम फ़ैसले किए हैं। कोयटा में ग्रैंड जिरगा भी हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म की शिरकत हुई है। आला सियासी और अस्करी क़यादत ने उसमें शिरकत की है। मिलकर बैठकर बात करने की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बात की है जब उन्होंने जिरगे से ख़िताब किया है। भारत की किसी भी प्रॉक्सी वॉर का जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। ये बात सिर्फ बलूचिस्तान के जो हालिया दहशतगर्दी का वाक़या है सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि हमने ये देखा कि जो टीटीपी पाकिस्तान के सरबरा नूर वली महसूद हैं, उनका बाकायदा तौर पे एक ऐलान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, भारत के साथ मिलकर वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम बात कहते थे और 2009 से जो हमारा मुकम्मल तौर पर जो हम डोजियर्स और एविडेंसेस देते थे कि भारत जो है वो प्रॉक्सी वॉर में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, रॉ दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो ये जो प्रेस रिलीज़ है या ये जो ऐलान है टीटीपी का, ये एक उसका मुंह बोलता सबूत है। फिर बात कर लेते हैं मुख्तसर सी मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है। जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनकी रिहाई की खबरें इधर उधर से चल रही थी, बाद में चीज़ें भी सामने आई कि ऐसा शायद मुमकिन ना हो, लेकिन उन्होंने ख़ुद इस वक्त अपनी सरबराही में एक मुल्क की तहरीक का जो है वो ऐलान कर दिया है। अब वो किस हद तक पुरअसर होगा, टाइमिंग्स के लिहाज से कितना दुरुस्त फैसला है, इस पर भी ज़रा सा उमर साहब हमारे साथ हों, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ और जो इस सूरत हाल है, जो भारत की प्रॉक्सी वॉर के नतीजे में जो भारत जिस तरह से एक्सपोज हुआ है, एक मुख्तसर सी रिपोर्ट है, उस पर नज़र डालते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम अभी सानिया जाफर और खुशदार का गम भूले नहीं थे कि गुज़िश्ता रोज जिला सोराब में अमन दुश्मन अनासर फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों ने एक नई तशवीश में मुब्तला कर दिया। फितनाउल हिंदुस्तान के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सोराब शहर के बाजार में दाखिल हुए और शहरियों को निशाना बनाया। सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों को नजर आतिश किया, पुलिस स्टेशन पर हमला किया और बैंक भी लूट लिया। एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का जवाबमर्दी से मुकाबला किया और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हमले के वक्त वहां खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों के हवाले से साल 2024 और 2025 पर नजर डालें तो रवां साल मई 2025 तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 570 वाकयात हुए, जबकि 2024 में 1023 वाकयात रिपोर्ट हुए। 2025 में ऑपरेशंस के दौरान 232 दहशतगर्द मारे गए और 59 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि साल 2024 में इन ऑपरेशंस के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात में 78 जवान शहीद हुए, जबकि 282 दहशतगर्द हलाक हुए। इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के ताने बाने भारत से मिलते हैं, जिसके पाकिस्तान के पास मुकम्मल दस्तावेजाती सबूत मौजूद हैं। भारत की प्रॉक्सी वॉर की जिंदा मिसाल उनका हाजिर नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव, जिसको बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, और हालिया कलअदम टीटीपी के सरबरा नूर वली महसूद का भारत के साथ इत्तेहाद का ऐलान है, जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर मजीद तक़वियत मिलती है कि भारत पाकिस्तान में स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर में मुलव्विस है और अपने दहशतगर्दाना इक़दाम की वजह से खित्ते को आग में धकेल रहा है। जनाज़ीर, रिपोर्ट आपने देखी और यहाँ पर जो हमने देखा था जिस तरह से राफेल गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से और इंडिया रिलक्टेंट था, ऑल्दो कि फ्रांस ने भी उससे पूछा था कि जी बताया जाए कि क्या हुआ है, आपने कितनी इज्जत कमाई है और कितनी मुंह की खाई है। लेकिन उसके बाद ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडियन मिलिट्री के जो हाई ऑफिशियल हैं, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, उन्होंने पहली दफ़ा ये एक्सेप्ट किया है कि उनके जहाज़ गिरे हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि कितने गिरे हैं तो उन्होंने कहा ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्यों गिरे हैं। ज़रा छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे थे। Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm
I think what is important is that not the jet being down, why they were. So good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? और ये तो अभी पता नहीं कितने एतराफ़ात सामने आएंगे। अभी तो शुरुआत है जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया है कि जी गिरे हैं, जेट गिरे हैं, लेकिन नंबर्स बताने से अभी भी गुरेज़ा हैं। और वो कहते हैं कि जी जो असल इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों गिरे वो हमने रेक्टिफाई किया है, बला बला। ज़रा बात करते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल की, जिसका आपने रिपोर्ट में भी हमने आपको उससे आगाह किया है। और जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहिद रिंद, जो कि शाहिद रिंद बलूचिस्तान के तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। उनको हमें ज्वाइन करना था लेकिन अभी तक वो मेरा ख्याल है कहीं बिज़ी हैं। रशीद बलोच साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं कोयटा बोल न्यूज़ के, हमारे साथ सब मौजूद हैं। बड़े अहम फ़ैसले, सियासी अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद है, जिरगा भी हुआ है, दीगर मीटिंग्स भी हुई हैं। रशीद ज़रा बताइएगा कि ये सब जो सूरत हाल हुई है उसके बाद क्या अहम तरीन फ़ैसले हुए हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है अमन अमान की बलूचिस्तान में, सोराब में स्पेशली? शुक्रिया जी। देखें, सोराब में गुज़िश्ता दिनों जो है मुसल्लह लोग आए थे, वहाँ पे झड़पें सड़कें भी हुई थी। बहरहाल वहाँ पे जो बैंक थे वो सरकारी दफातर को मुसल्लह अफराद ने जला दिया और नाकारा कर दिया। वो जो सूरत हाल बलूचिस्तान में इस तरह का चल रहा है, अमन अमान की सूरत हाल में सिक्योरिटी फोर्सेज भी अपना काम कर रहे हैं और इतना बड़ा सूबा है, और साथ में अमन अमान की इस तरह के चैलेंजेस का सामना भी है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी है और सिक्योरिटी फोर्सेज को है। आज एक और नई डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ ऑफ मार्शल, इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब और बाकी जो है आए हैं कोयटा में। अब तक जिरगे का जो खबर है वो अभी तक सामने नहीं आई है। बहरहाल जिरगे में तमाम लोगों को मौका दिया गया है बात करने का, और चूँकि 2 बड़े स्टेट के ऑफिशियल निज़ाम मौजूद हैं तो लोगों ने खुल के बलूचिस्तान की सूरत हाल की बात की है। कहीं कहीं तनकीद हुई है, कुछ कहीं से तारीफें भी हुई हैं और मशवरे भी दिए गए हैं कि बलूचिस्तान में की जो सूरत हाल है उसको ठीक है। रशीद मुझे बताएगा कि पिछले दिनों भी हमने देखा था कि BLA को लेकर बाकायदा तौर पे एक फुल फ्लैज ऑपरेशन अनाउंस किया था बलूचिस्तान में, और ज़ाहिर है जो सूरत हाल है जिस तरह से उन्होंने अमन अमान बलूचिस्तान का ख़राब किया, वो उस ऑपरेशन की क्या अभी स्टेटस है? हाँ देखिए जी, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कई साल हो गया है, कई महीने से बलूचिस्तान गवर्नमेंट का एक स्टांस रहा है कि जी जहाँ जहाँ बदमनी है वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। और जो सूरत का वाक़या हुआ था इससे पहले भी इन इलाकों में, क्योंकि ऑफिशियली तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इतला ये है कि जो टारगेटेड ऑपरेशन है या इंफॉर्मेशन बेस्ड जो ऑपरेशन है वो सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जारी है। लेकिन तमाम जो हो रहा है इसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में नहीं कहा है। हाँ ये ज़रूर है कि वक्तन फ़ौक़्तन वो बताते रहते हैं कि जहाँ पे हमें शक पड़ता है, जहाँ मतलब ये टारगेटेड ऑपरेशन है? जी इस वक्त जो चल रहा है वो तकरीबन टारगेटेड ऑपरेशन है और इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन है। ये अब तक चल रहा है एज ए होल, जिस तरह का समझा जा रहा है इस तरह का तो आज कोई अहम फैसले मुतवक्के हैं बलूचिस्तान के अमन अमान को लेकर? देखिए ये जो जिरगा हुआ है, ज़ाहिर है कि जिरगा ही में बुनियादी जो एजेंडा है ना जिरगे का, वो बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल है। देखिए इसमें ऑफिशियल तो मतलब वज़ीर आला बलूचिस्तान है, बाकी बलूचिस्तान के ऑफिसर्स हैं वो मुख्तलिफ अवकात में बलूचिस्तान की पॉलिसी या गवर्नमेंट की पॉलिसी वो उन्होंने वज़ा की है किसी हद तक। लेकिन स्पेशली आज का जो जिरगा है ना, ये जिरगा बाकी मामला तो ज़ाहिर इसमें डिस्कस हुए हैं, लेकिन असल जो मामला है वो ज़ाहिर कि पूरे सूबे में एक बदमनी है। उससे ज़ाहिर जो नोटेबल हैं या कबाली रहनुमा वगैरह उनसे राय भी ली जा रही है, उनका मशवरा भी किया जा रहा है, और वो उसके बाद ज़ाहिर कि फैसला तो होगा जो मुझे लगता है। और शायद ये पहला जिरगा ना हो, उसके बाद भी लोगों को इस तरह बुलाया जाए, उनसे राय भी ली जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के गवर्नमेंट का पूरा सेटअप वहाँ उस जिरगे में मौजूद है। और मरकज़ से आपको पता है कि आरिफ नसीर साहब आए हैं, वज़ीर आज़म साहब आए हैं,
यानी कि बड़ी बैठक है, एक जिद्दा असम में एक बड़ी बैठक है बलूचिस्तान के अमन अमान के छूट। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद बलोच आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। मामला ये है पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है या खैबर पख्तूनख्वा, इसमें अब कोई दो राय नहीं है और बड़ा ओपनली एक्सपोज हो चुका है भारत और उसका नेटवर्क जो रॉ के साथ यहाँ पर, चाहे वो BLA हो चाहे वो TTP हो। तो उसके बाद और ख़ास तौर पे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो TTP के पाकिस्तान के सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इत्तेहाद का ऐलान किया है भारत के साथ और भारत की जो प्रॉक्सी वॉर का बाकायदा आगाज़ हो गया है। जब DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने वाज़े तौर पर सबूत दिखाए थे और यही सबूत लेके पाकिस्तान अब जो सिफारती महाज है उसने बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है, जिसके नतीजे में अमेरिका में बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में एक वक्त पहुंचा है। दीगर कुछ लोग वहां पर जाएंगे और ये चीज़ें हमारे सामने होंगी। इसके प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे कि उसके असरात तक क्या होंगे जिस प्रॉक्सी वॉर का भारत ने बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है। और जो PTI के हवाले से भी बात करेंगे कि PTI ने जो मुल्क की एहतजाज की बात की है और खान साहब ने कहा है कि वो जी इसको ख़ुद लीड करेंगे जेल के अंदर से, और कहा यही जा रहा है कि PTI जो है वो मज़ाहमत की सियासत को लेकर चल रही है और जो कि हालात और वाक़यात अब शायद इतने मुवाफ़िक़ नहीं हैं और बेहतर है कि वो मुफाहमत की बात करें, लेकिन क्या मुफाहमत के लिए या इवन मज़ाहमत के लिए। ये जो हालात और वाक़यात हैं किस हद तक साजगार हैं। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। PTI के साबिक़ रहनुमा असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके पास क्या तजावीज़ हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है रिहाई के हवाले से भी, बातचीत के हवाले से भी, मुज़ाकरात के हवाले से भी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, असद उमर साहब से जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब सियासत की बात है तो कहते हैं कि सियासत नाम ही बंद दरवाजे खोलने का है, वक्त और हालात को भांपते हुए अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने का है। लेकिन अगर हम PTI की बात करें या बानी चेयरमैन PTI यानी इमरान खान साहब की बात करें तो हालात इससे कतई बरक्स नज़र आते हैं। मुफाहमत की जो उनकी सियासत है वो उससे लेकर और अभी तक वो मुफाहमत की सियासत नहीं बल्कि मज़ामत की सियासत की शायद कायल हैं। लेकिन क्या ये आगे इसी तरह से मामला चलेंगे और ऐसे ही चलने चाहिए या मुफाहमत और मज़ामत कहीं ना कहीं साथ साथ चलनी चाहिए? ये और दीगर कुछ इशूज़ पे बात करते हैं क्योंकि एक दफ़ा फिर उन्होंने तहरीक का मुल्क की तहरीक का एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। अब क्या ये टाइमिंग्स जो है वो एप्रोप्रिएट हैं? असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, साबिक़ फेडरल मिनिस्टर PTI का हिस्सा हुआ करते थे, बल्कि अगर हम ये कहें कि राइट हैंड ऑफ इमरान खान साहब तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। वालेकुम सलाम। असद उमर साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि जो अब मुल्क गिर एहतजाज की जो कॉल दी है तो ये मुफाहमत और मज़ामत दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन PTI की केस में या खान साहब के केस में ऐसा नहीं है, वो मज़ामत पर ही बिलीव करते हैं और मज़ामत को ही लेकर चलते हैं। तो अभी के जो हालात हैं तो मज़ामत विल वर्क? अच्छा, जो अभी की सूरत हाल है तो मुझे तो कोई नहीं पता, अगर आपको कोई पता हो तो और बात है कि कोई मुफाहमत की हुकूमत कोई कोशिश कर रही है। तो इस वक्त तो कोई मुफाहमत की ऑफ़र नहीं रखी हुई सामने जिसको ठुकराया जा रहा है। इस वक्त तो बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है पार्टी और मेरे ख्याल में सिवाय मुज़ाहमत के और उनके पास कोई इस वक्त रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम नादिया, जिस वक्त ये नवंबर 26 जब हुआ इस्लामाबाद में तो उसके बाद एक कोशिश की गई और हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर साथ बैठे, पहली दफ़ा वो साथ बैठे। लेकिन उसमें आपने देखा कि जो हुकूमती अरकान थे, और मुझे पता है कि हुकूमत की साइड पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि मामलात को तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात के ज़रिए उनका हल ढूंढा जाए, लेकिन उनकी पोजीशन इतनी कमज़ोर की गई कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के सेनेट चेयरमैन हैं, वो कोई तहरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं है। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किए इजाज चौधरी साहब के उसी दरमियान जिस वक्त ये मुज़ाकरात हो रहे थे, और इजाज चौधरी को सेनेट लाने से इनकार कर दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी नाराज हो गए, उन्होंने सेनेट का इजलास जो है चेयर करने से इनकार कर दिया। तो वो इतनी कमजोरी दिखाई गई हुकूमत की साइड से
कि जो एजाज चौधरी को असेंबली के सेशन में एक नहीं ला सकते, सेनेट के सेशन में नहीं ला सकते, तो वो क्या कोई फैसले करेंगे। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से जो हुकूमत की साइड पे भी वो लोग जो समझते हैं कि मफाहमत के जरिए मामला हल होने चाहिए, और तहरीक इंसाफ की साइड पे भी जो लोग हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं, वो दोनों जो है वो कमजोर हुए। और वो लोग जो समझते हैं कि ताकत से ही इसका हल निकलेगा, दोनों साइड के ऊपर वो ज्यादा बाख्तियार हुए, वो ताकतवर हुए। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना असद उमर साहब कि अभी ऐसा क्या बदला है, आपको पता है कि जो 4 रोज़ा जो जंग वाला माहौल रहा भारत पाकिस्तान के दरमियान, और उसके बाद जो पोस्ट 10th में वाला अगर हम पाकिस्तान देखते हैं तो बहरहाल सोशल मीडिया उठा लें, कौम उठा लें, एक नया जज्बा, एक नई चीज़। अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी शायद मुल्क को सूट पहले भी नहीं करती थी, अब तो शायद अफोर्डेबल ही ना हो। तो ऐसे हालात में फिर शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी आएँ, जी बैठे, चैम्बर में आ जाएँ, फला आ जाए। लेकिन एक बात होती है शुरू से, ख़ास तौर पे खान साहब की, कि मैंने हुकूमत से बात नहीं करनी, मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह था कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने बात नहीं करनी, तो एटलीस्ट मामला आगे तो चले। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म भी ऑफर कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पे कई दफ़ा ये बात कहूँ कि तहरीक इंसाफ को दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जब बिलाखिर वो 1 साल से ज़्यादा यही बात दोहरा के बहुत सारे लोग यही बात करते थे, आखिरकार जिस वक्त वो बैठी हुकूमत तो क्या हुआ, उससे साबित हो गया कि इमरान खान का जो बयानिया था कि इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, वो आपने साबित कर दिया ना। सारा पाकिस्तान देख रहा है, सारा मीडिया देख रहा है, और एक एजाज चौधरी को आप सेनेट के सेशन में ला सके। तो लेकिन आपकी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि सियासी पार्टियों को आपस में बैठना चाहिए। और वजीर आजम ने तकरीर में अच्छी बात की, लेकिन अगर संजीदा आप होते हैं ना तो वो तकरीर करके नहीं निकल जाते। आप अपनी टीम का ऐलान करें, आप लीडर ऑफ अपोजिशन को एक खत लिखें, उनसे बोलें कि जी ये हुकूमती साइड है, ये वफ्त है, आप अपने लोगों के नाम दें हमें, और हम मुज़ाकरात का सेशन शुरू करते हैं। फिर उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ जो है उसका जवाब ना दे तो वो बिल्कुल काबिल एतराज़ होगा, और उनको इसका जवाब देना चाहिए और उन मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए। लेकिन वो संजीदा जो पहला अमल है वो आएगा हुकूमत से। बिल्कुल ठीक है। हुकूमती वफाकी मुशीर हैं, लेकिन वैसे वफाकी वज़ीर का उनको दर्जा, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, और मतलब उनकी बात काफ़ी हद तक मुझे जायज़ लगी। लेकिन ज़रा मैं चाह रही हूँ, छोटा सा क्लिप है, आप सुने, फिर आपके इस पर जो कमेंट चाहिए होंगे। राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप लगाइएगा प्लीज़ ज़रा। वो इस्टेब्लिशमेंट या किसी और शख्सियत के साथ गुफ्तगू करने की ख्वाहिश की बजाय वो मियां नवाज शरीफ को पैगाम भेजिए, जी मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ, वो जरदारी साहब को भेजिए। हर चीज का जिम्मेदार भी हमें ठहराते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी आपके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि इख्तियार बहरहाल हुकूमत का ही है। डायलॉग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने ही करना है। उनका अगले 2-3 सालों में बाहर आना तो मुझे नजर नहीं आ रहा। खान साहब में एक ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने मुखालिफ को अपनी मुखालफत पे पूरी तरह से जो है ना वो तकड़ा कर देते। काजी फैज ईसा साहब को भी उन्होंने यानी उस इंतहा पे पहुंचा दिया कि उन्होंने भी फिर जो है वो जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने भी किया। मुखालफत में पूरी तरह से तगड़ा कर देते हैं। और मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसमें उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब की बात की है कि उनको इस हद तक जो है वो पहुंचा दिया कि उन्होंने फिर रख के उनके खिलाफ फैसले किया, या ज़ाहिर जो मुद्दा है वो उनका यही है। तो ये बात दुरुस्त है। अच्छा, वैसे वो काजी फाइज ईसा वाला जो केस था वो तो काजी फाइज ईसा खुद ये कहते थे कि ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ लेकर आई है, तो ये अपना उनका ज़ाती तजज़िया ये था। लेकिन देखें, राना सनाउल्लाह जो हैं ये सियासी आदमी है, और ये कई दफ़ा पहले ये बात कर चुके हैं कि सियासी पार्टियों को बशमूल तहरीक इंसाफ के आपस में बैठ के सियासी मामलात हल करने चाहिए। वो बिल्कुल ठीक बात करते रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहले हमने बात की थी कि राना साहब इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि इमरान खान ये क्यों कहते हैं कि हुकूमती सियासी पार्टियों के पास कोई इख्तियार नहीं। अभी मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, जो पिछली जिस तरीके से मुज़ाकरात का अमल गुजरा उस पे तो ये वाकई में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के पैगाम देने की बात है या जरदारी साहब को पैगाम देने की बात है, एक निज़ाम है उसके अंदर इस वक्त नवाज शरीफ नहीं शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको
लीड लेनी चाहिए। वजीर आजम की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, इमरान खान नहीं है। इमरान खान तो जेल में बैठे हुए हैं। ये इमरान खान की तो जिम्मेदारी नहीं है ना कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए इस वक्त वो चीज कोई पहल करे। अगर पहल की जाती है, अगर हुकूमत की तरफ से की जाती है, नवाज शरीफ मेरे ख्याल के अंदर नवाज शरीफ इसके अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। वो एक सियासी जिंदगी तवील अरसे में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, तो वो अपने भाई को समझा सकते हैं कि क्यों उनके लिए ये अहम है कि वो सियासी इस्तेकाम की तरफ मुल्क को लेकर जाएं। और उसको सियासी इस्तेकाम ज़ाहिर है उसी वक्त आएगा जिस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो मकबूल सियासी लीडर हैं, तो उनके साथ कोई मामला तय होंगे तो इस्तेकाम आएगा। ठीक तो है। तजवीज़ राना साहब की तजवीज़ अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में जो पहल है वो राना साहब भी समझेंगे। हुकूमतें करती हैं, वो अपोजिशन नहीं किया करती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, अभी बड़ी बातें हुई कि शायद बकरीद से पहले खान साहब जो है वो 190 मिलियन वाला जो था मुअत्तली का, वो उसमें ज़मानत हो जाए, शायद खान साहब बाहर आ जाए। कुछ लोगों ने दावे भी किए। फिर राना सर का 2-3 साल तक। एट द सेम टाइम खान साहब के जो एक्स अकाउंट है उस दोबारा से एक आती है ट्वीट, और वो बताते हैं कि मुझे 3 चीज़ों के लिए कहा गया कि हुकूमत को तस्लीम कर लें, खामोश बैठ जाएं, 26 आईनी तरमीम को तस्लीम कर लें, अदालतों को तस्लीम कर लें। तो आपको क्या लगता है, इसका मतलब ये है कि खान साहब के अभी बाहर आने के कोई चांस नहीं है? और जिस खान साहब को आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करके या कोई ना कोई बातचीत करके कहीं ना कहीं कोई रास्ता बना के बाहर आने की कोशिश करेंगे? देखिए, बाहर आना सिर्फ जो है वो हदफ नहीं हो सकता ना। बाहर आने का कोई मकसद होगा। वो कोई सियासत अपनी ख़त्म तो नहीं करनी है, वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी तो नहीं गुजारने जा रहे ना कि बस बाहर आ गए और उसके बाद आपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार ली। वो सियासी लीडर हैं, सबसे बड़े सियासी लीडर हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने सियासत करनी है बाहर आके। इसलिए जो भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाएगा, उस मुज़ाकरात के हल के अंदर आपको हुकूमती जो पार्टियां हैं जो इस वक्त असेंबली के अंदर मेजॉरिटी अक्सरियत रखती हैं, उनकी सियासत को भी देखना पड़ेगा और आपको तरीके इंसाफ की सियासत को भी देखना पड़ेगा। ऐसा हल नहीं हो सकता कि दोनों में से एक साइड को कहा जाए कि इसके बाद आपकी सियासत खत्म है तो चलें जी हम इसके ऊपर डील कर लेते हैं। असद उमर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सियासत तो ख़त्म अपनी जगह, होनी है या नहीं होनी है, उनका जो वोटर है बड़ा इंटैक्ट है। खान साहब नैरेटिव सेल करने में बड़े माहिर हैं, चैंपियन है, कमांड है उनको। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी ख़त्म हो रही है सर। लोग ग्रुपिंग इस हद तक ज़्यादा है, आपस में इतने इख्तिलाफात हैं। उसके बाद 9 मई के अभी जो फैसले आने बाकी हैं उसमें लग रहा है कि वो डी सीट होते चले जाएंगे, फिर नए इलेक्शन होंगे, फिर मुस्लिम लीग नून को उसमें अक्सरियत आ जाएगी, जो चीज़ें इस्लामाबाद में चल रही हैं। प्लस उसके अलावा जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला है वो दोबारा से दीगर पार्टीज़ को मिल जाएगी। पार्लियामान में नंबर्स जो हैं वो श्रिंक होते चले जाएंगे। तो सियासत बचाएंगे, पार्टी बचाएंगे? नहीं, ये सियासत अगर नहीं बचेगी तो फिर पार्टी बचाने का फायदा भी कुछ नहीं होगा। और ये जो पार्टी के आपने मामलात की बात की ना कि ग्रुपिंग है और आपस में कोई, आप वाकई में समझते हैं कि कोई फर्क पड़ता है इस वक्त कौन किस कुर्सी पे बैठा है पार्टी के अंदर, या कौन किसके खिलाफ बयान दे रहा है या नहीं दे रहा? पार्टी की जो सियासत है वो इमरान खान है और इमरान खान को वोट डालने वाले लोग हैं, अवाम है। ये है कुल सियासत तरीके इंसाफ। और इमरान खान जेल में है सर। वही हम आपसे कह रहे हैं ना कि इमरान खान जेल में है। इमरान खान को अगर आप जेल से बाहर लाने के लिए चाहते हैं कि ऐसी कीमत अदा की जाए जिससे उनकी सियासत खत्म हो जाए, तो अगर आप भी उनको मशवरा देने चाहती होंगी तो फिर यही मशवरा होगा कि फिर सियासत छोड़ दें, ठीक है ना। अगर उन्हें सियासत करनी है तो आपको हल ऐसा निकालना पड़ेगा। मैं उसके 19-20 के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि वो बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके उसके किए जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी हल इमरान खान के सामने रखा जाए जिसके ऊपर ये उम्मीद की जा सके कि हाँ इमरान खान जो है इस बात को पे इत्तेफाक कर सकते हैं, वो ऐसी होगी जिसमें उनकी सियासत जो है वो भी कायम रहेगी। सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए तो फिर जैसे मैं पहले कहा कि उसका मतलब तो रिटायरमेंट की जिंदगी फिर तैयारी कर रहे हैं। और आपने ये जो सारी बातें की ना, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आगे लग रहा है रिजर्व सीट्स का जो है वो भी डिसीजन खिलाफ आ जाएगा और केसेस के अंदर जो हैं वो भी सजाएं दे दी जाएंगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जेलों के अंदर तो पहले भी हैं, सजाएं पहले भी दी जा चुकी हैं। 8 फरवरी को तरीके इंसाफ को इलेक्शन भी नहीं एज अ पार्टी लड़ने दिया गया, बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, रिजर्व सीट्स भी आज तक नहीं मिली हैं। ये सब करने के बावजूद आप खुद कह रही हैं
कि वोट बैंक फिर भी इंटैक्ट है, और जब तक वो वोट बैंक इंटैक्ट है और इमरान खान जेल के अंदर हैं तो इस सियासी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। इसलिए ठीक है, क्या आप इमरान खान साहब के इस जो वो कहते हैं कि मैंने हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है जी हमने किसी सियासी पार्टी से बात नहीं करनी, ये मुतालबा दुरुस्त है खान साहब का, या ख्वाहिश दुरुस्त है? नहीं, मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टीज के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि फैसले का इख्तियार इन सियासी पार्टीज के पास नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट खुद तो बैठ के नेगोशिएशन नहीं करेगी। मेरे ख्याल में ये मुतालबा गलत है। मेरे ख्याल में उस बात के ऊपर इतना कोई जिद करने की जरूरत नहीं है कि सियासी पार्टी से बात ही नहीं करनी। हाँ, ये जरूर आपको किसी न किसी तरीके से एतमाद दिलवाना होगा कि ये जो सियासतदान सामने बैठे हुए हैं ये फैसला भी कर सकते हैं। सर, लास्ट वन लाइनर आपका चाहिए मुझे कि जो उन्होंने अपनी क़यादत में कहा है कि अब मुल्क गिर एहतजाज हो, उससे पहले भी एहतजाज हुए, कॉल्स भी हुई, नतीजा 0/0। इस दफ़ा ये राइट टाइम है, ये जो माहौल इस सब बना हुआ है कि एक दफ़ा फिर कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो, और क्या वो एहतजाजी तहरीक कोई कामयाब हो सकेगी? लोगों को घर से बाहर इस माहौल में निकाला जा सकता है? देखिए, एहतजाज का नतीजा जो है, अगर आप ये देख रहे हैं कि क्या उसके नतीजे में इमरान खान रिहा हुए, कोई इनकलाब आया, तो जाहिर है वो नहीं हुआ। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि 0/0 है, वो दुरुस्त नहीं है तज्जिया, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि 2 साल जेल में रहने के बावजूद, पार्टी के ऊपर तमाम बंदिशें होने के बावजूद, टूट फूट होने के बावजूद वोट बैंक फिर भी इंटैक्ट है। तो जो भी कर रहे हैं, जो भी सियासी तौर पे कर रहे हैं, सियासी तौर पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ कामयाब नजर आ रही है, और हुकूमती पार्टीज जो हैं वो नाकाम नजर आ रही हैं सियासी तौर पे। हाँ, इंतजामी तौर पर वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में, क्या अगर आप मुझसे तजिया करवा रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला कि कोई सड़कों पे आके लाखों लोग जो हैं वो पूरा निज़ाम उलट देंगे, लेकिन इसके नतीजे में एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो चलता रहेगा। इसीलिए मैं फिर से आखिरी बात ये जरूर करूंगा कि हुकूमत को अव्वलन और तहरीक इंसाफ को भी साथ बैठकर मामलात का सियासी हल निकालने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपके टाइम का, और मैंने बात की, बड़ी अच्छी आपने तजावीज़ दी, बेहतरीन आपका तज्जिया। इससे हम ये अख्ज़ ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो PTI की इस जो मज़ामत की पॉलिसी है, ये दर हकीकत वो कहते हैं ना कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, क्योंकि अगर उन्हें अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है तो फिर मज़ामत करनी होगी। लेकिन अगर इस मज़ामत के नतीजे में आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो डेफिनेटली मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, और यहाँ पर फिर हुक्मरानों को सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए और एक कदम आगे बढ़ाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं एक और अजीब सी खबर की जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल है, और हमें ये चीज़ें हैं कि सरबराह कलअदम TTP नूर वली महसूद का भारत से इत्तेहाद का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब भारत का जो एक जिसको एक बदनुमा चेहरा है वो खुलकर हमारे सामने आ गया है, उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत का एक दफ़ा फिर असल चेहरा बेनकाब हुआ। भारत जंग के मैदान में मुँह की खाने के बाद एक दफ़ा फिर अपने ऊँचे हथकंडों पे उतर आया, और जो एक अहम तरीन ख़बर है जिसने भारत का चेहरा मज़ीद बेनकाब किया है, उस खबर के मुताबिक नूर वली खारजी जो कि कलअदम TTP के सरबराह हैं, हिंदुस्तान और गैर मुस्लिम मुल्कों के साथ मिलकर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान पे हमलों का उन्होंने ऐलान किया है, और नूर वली खारजी का हिंदुस्तान से इत्तेहाद का ऐलान भी हो गया है। अब में जो सूरत हाल है पाकिस्तान को, सर डेफिनेटली दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अब से नहीं कब से है जब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो ये ना भूलना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा विक्टिम भी है दहशतगर्दी का, और पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की हैं, 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, वो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए दी हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं ज़ाहिर शाह शिराजी, उनसे ज़रा इस हवाले से डिटेल्स लेते हैं। ज़ाहिर शाह, ज़रा बताइएगा कि ये नूर वली खारजी जो है, इन्होंने जो हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद किया है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, कितना बड़ा ख़तरा होगा, और इससे निमटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा नहीं है, इत्तेहाद तो इनका पहले से था, लेकिन इन्होंने बाकायदा
एक पब्लिक अनाउंसमेंट की है और अब अनाउंस्ड है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में इससे पहले अगर आप देखें जो रॉ की प्रॉक्सीज थी जिनमें फितना ख्वारिज या कलअदम टीटीपी है, BLA है, BRA है, इसके अलावा दूसरी ऐसे तकरीबन 16 के करीब दहशतगर्द तंजीमें जो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और इनको तमाम को एक या दूसरे तरीके से रॉ की फंडिंग भी है, साथ साथ इंडियन सपोर्ट भी है, ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट है बल्कि टेक्निकल सपोर्ट है, उनको इक्विपमेंट और इसके अलावा असला और गोला बारूद फराम करना, ये भी इंडियन रॉ की जिम्मेदारी है। और ये एक कंप्लीट नेक्सस के तौर पे काम कर रहे हैं, खासतौर पर वो दहशतगर्द तंजीमें जिसमें TTP टॉप पे है और बाकी तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूबे और साथ साथ जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। जहाँ तक नूर वली मसूद के बयान का ताल्लुक है, पहले भी ये पाकिस्तान की ना रियासत को मानते रहे, ना पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी अनाउंसमेंट से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इंडिया और उनका एक नेक्सस है। इससे पहले तो हम सिर्फ एनालिसिस की हद तक बात करते थे कि इनको सपोर्ट, पैसा और ओवरऑल जो टेक्निकल सपोर्ट है वो हिंदुस्तान से आ रही है। तो पब्लिक की चीजें नॉट ओनली एनालिसिस, आई गेस। हाँ जी अच्छा, तो जी आप कंटिन्यू कर लें पहले। देखिए, सबसे अहम इशू ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ और उसको सपोर्ट कर रहा है भारत। अभी तक तो शायद अफगानिस्तान के पास एक लेवरेज था कि ये लोग जो है सो कॉल्ड जहाद कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिन पहले आपने देखा कि मौलाना हैबतुल्लाह जो कि तालिबान के अमीर हैं, उनकी जानिब से उनके बिहाफ पे एक फितवा जारी किया कि पाकिस्तान और दूसरे गैर ममालिक में किसी भी अफगान तालिब का लड़ना और उन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मिल के लड़ना वो गैर शरई होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में इसके बाद नूर वली मसूद और उनके जो करीबी साथी हैं उनको सर्वाइवल का इशू भी है। कुछ दिन कबल इन्होंने एक मैसेज बल्कि हुक्मनामा जारी किया था कि आप अपने तमाम जितने ऑपरेशन हैं उनको बंद करके अंडरग्राउंड चले जाएं। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान की प्रेशर के बाद बाकायदा इनको वार्निंग दे दी थी कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जो फितवा दिया गया है मौलाना हैबतुल्लाह के बाद, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है कि इन लोगों की सर्वाइवल बड़ी मुश्किल होती जा रही है। और इन्होंने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ मिलकर एक एज अ प्रॉक्सी काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी, एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि एक्सपोज हुए, भारत भी एक्सपोज हुआ है, ये खुद भी एक्सपोज हुए हैं और हमारे लिए, हमारी फोर्सेस के लिए, हमारे सिक्योरिटी अदारों के लिए इनको निशाना बनाना और ज़्यादा आसान हो गया। ख़ासतौर पर इसके बाद तो जो हम बात करते हैं और जिन डोजियस की बात करते हैं, भारत के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, तब तो ये एविडेंस के तौर पे हमारे सामने है। अब ज़रा ये बताएगा कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं सवाल ले लूँ फिर आप दे दूँ, फिर आप बेशक इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन इज़ कि कौन कौन से वो इलाके हैं जो थोड़े से वर्नरेबल हैं और वहाँ पर इस क्या सिक्योरिटी के मामलात देखे जा रहे हैं, इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो बॉर्डर के एरिया, जब तो एक जो फितना हिंदुस्तान के खिलाफ बाकायदा एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, इसमें दूसरी राय नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान के प्रेशर के बाद काबुल के तालिबान इस बात पे राजी हो गए हैं कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो सी पैक्ट में अपना हिस्सा चाहते हैं और वो इन दहशत ग्रुपों से अपने आप को अलहदा करने के लिए उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी कर ली है। और ख़ास तौर पर ये जो काबुल हुकूमत का एक पॉलिसी स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान से बाहर किसी भी किस्म की कार्रवाई करना वो जो है बिल्कुल खिलाफ होगा शरीयत के भी, और ये जहाद नहीं है। इसके बाद देखें, अब नूर वली मसूद का जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल फोरम पे यूज कर सकता है। उसकी वजह यह है कि TTP एक कलअदम तंजीब है, यूनाइटेड नेशंस ने, अमेरिका ने, दूसरे जो इंटरनेशनल कोलिशंस हैं उन्होंने इसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। साथ साथ BLA जो है वो दूसरी ऐसी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द तंजीम है जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है, तो उसके खिलाफ भी मेरे ख्याल में एक्शन बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। अब इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान भारत का वो चेहरा दिखा सकता है कि बहैसियत एक स्टेट जो रियासती दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के अंदर करवाने वाला, प्रमोट करने वाला वो हिंदुस्तान है। हमारे पास एक बड़ा अच्छा एविडेंस आ गया है। दूसरा, हमारे पास एक ये क्वेश्चन भी है कि हम उन दहशतगर्दों के खिलाफ हर जगह पे कार्रवाई कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर सिक्योरिटी के खदशात हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। तो इसमें BLA सर फहरिस्त है, इसमें TTP इन्वॉल्व है, साथ साथ जी TIP आप देखें, तरीके जो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी है जिनको हम चाइनीज मिलिटेंट कहते हैं या यूगर मिलिटेंट करते हैं, तो जो सबसे डायनेमिकली चेंज जो आई है वो खास तौर पर पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है। अफगानिस्तान को भी मिल गया,
बाकी पड़ोसी ममालिक को भी मिल गया कि पाकिस्तान इतना शायद उसका दिफा इतना कमजोर नहीं है कि इस तरीके से आप वेस्टर्न या एग्जैक्टली जब आप जंग के मैदान में सामना नहीं कर सके वहाँ पे आपको शिकस्त फास हुई तो उसके बाद आपने प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल शुरू किया, जो कि आप पहले भी करते रहे। लेकिन अब बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिर शाह शिराजी साहब इस हवाले से आगाह करने का। लेकिन सिंपल ये है, और एक्सपोज मेरा तो ख्याल है कि इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया है भारत भी और ये अल-ख़वारिज भी। अब वो पाकिस्तान जो बाकायदा डोश कर रहा है, एविडेंस पेश कर रहा है। हमारा वफ्द जो है वो सिफारती महाज पे सऊथ अमेरिका पहुंचा हुआ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में, जहां हमने बताना है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है। वो जो डोजियर जो हम वक्तन फ़वक्तन 2009 से ऑनवर्ड्स देते रहे, अब उनकी कितनी अहमियत है। तो एक डॉक्यूमेंट उसमें ऐड हुआ है, और जब हम जंग के मैदान में इनको शिकस्त दे सकते हैं भारत को, तो ये प्रॉक्सी वॉर क्या चीज़ है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।